नमस्कार। आज की चर्चा का विषय 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है और खास तौर पर उस मांग पर केंद्रित है जिसमें महंगाई भत्ता ईए और महंगाई राहत डीआर को मूल वेतन और मूल पेंशन में विलय करने की बात कही गई है। इस पूरे मामले में कर्मचारियों के एक बड़े संगठन की ओर से सरकार को औपचारिक रूप से ज्ञापन भेजा गया है जिसमें न केवल डीए डीआर मर्जर की बात है बल्कि अंतरिम राहत, बोनस की सीमा, रिक्त पदों की भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति जैसे कई व्यवहारिक मुद्दों को भी एक साथ उठाया गया है। सबसे पहले पृष्ठभूमि समझते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन, पेंशन और भत्तों में समय समय पर संशोधन की परंपरा रही है ताकि जीवन यापन की बढ़ती लागत, महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप कर्मचारियों की आय संरचना संतुलित बनी रहे। आमतौर पर यह प्रक्रिया लगभग हर 10 साल में वेतन आयोग के माध्यम से होती है। इसी क्रम में 1 जनवरी 2026 से अगला चरण ड्यू माना जा रहा है, यानी उस तक तारीख से 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया और उससे जुड़े लाभों की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। अब इसी संदर्भ में कर्मचारियों का एक संगठन ने यह बात प्रमुखता से रखी है कि 1 जनवरी 2026 के आसपास डीए का स्तर लगभग 58% से 60% के बीच पहुंचने की संभावना है। उनका तर्क यह है कि जब डीए इस स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे मूल वेतन में मर्ज करने का व्यवहारिक और तर्कसंगत आधार बनता है, क्योंकि डीए का उद्देश्य ही महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना है और जब महंगाई लंबे समय तक बनी रहे तो डीए का हिस्सा वास्तविक वेतन संरचना में स्थायी रूप से समाहित होना चाहिए। इसी प्रकार पेंशन भोगियों के लिए डीआर भी मूल पेंशन में समायोजित होना चाहिए। यहां पर मांग की दिशा स्पष्ट है। संगठन का कहना है कि 1 जनवरी 2026 से जो भी डीए डीआर बढ़े उसे भी इसी विलय प्रक्रिया में शामिल किया जाए। मतलब केवल उस समय तक के डीए को ही नहीं बल्कि 1 जनवरी 2026 से आगे बढ़ने वाले हिस्से को भी मर्ज करना होगा ताकि कर्मचारियों पेंशनर्स को चल रही महंगाई के दौर में वास्तविक राहत मिलती रहे। साथ ही एक दूसरी बड़ी मांग सामने रखी गई है अंतरिम राहत की। संगठन ने प्रस्ताव रखा है कि जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अंतिम रूप लेकर लागू नहीं हो जाती तब तक मौजूदा वेतन पेंशन पर 10% अंतरिम राहत दी जाए। यह 10% अंतरिम राहत सीधे तौर पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तुरंत राहत देने के लिए है ताकि बढ़ती कीमतों और जीवन यापन की लागत के बीच उनकी क्रय शक्ति में गिरावट न आए। अब यहां एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बात भी कही गई है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि सरकार चाहे तो वेतन आयोग को लागू करने में अपनी सुविधा के अनुसार समय ले सकती है, चाहे वह 18 महीने हो, 24 महीने हो, 2028 तक जाए या परिस्थितियों के अनुसार और आगे बढ़ जाए। लेकिन यदि 10% अंतरिम राहत और डीए डीआर मर्जर जैसी व्यवस्था पहले से लागू कर दी जाती है तो कर्मचारियों को भरोसा रहेगा कि उन्हें अंतरिम अवधि में भी वास्तविक नुकसान नहीं होगा। और इससे एक और बड़ा लाभ यह बताया गया है कि एरियर का बोझ और एरियर को लेकर होने वाली अनिश्चितता भी नियंत्रित रह सकती है। क्यों? कि एक हिस्सा पहले ही राहत के रूप में मिल चुका होगा। यानी संगठन का मूल प्रस्ताव इस तरह समझिए, पहला डीए डीआर को मूल वेतन पेंशन में मर्ज किया जाए, दूसरा 10% अंतरिम राहत दी जाए, तीसरा सरकार 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन की टाइमलाइन अपने हिसाब से रख सकती ई है, लेकिन कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा अंतरिम राहत और बांटो विलय के जरिए अभी से सुनिश्चित की जाए। अब बात करते हैं उस ज्ञापन और बैठक की जिसके आधार पर यह मांगे सामने आई। बताया गया है कि संगठन की केंद्रीय कार्य समिति सीआईसी की बैठक 9, 10 और 11 दिसंबर को हुई, यानी लगातार 3 दिनों तक। 3 दिन की बैठक का मतलब है कि यह सिर्फ औपचारिक चर्चा नहीं थी बल्कि विस्तृत स्तर पर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, आकलन किया गया और फिर एक व्यवस्थित दस्तावेज के रूप में मांगे तैयार की गई। बैठक के बाद पन्नों का एक मेमोरेंडम तैयार किया गया जिसे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संबंधित सचिवों और अन्य अधिकारियों को भेजने की बात सामने आई है। यह ज्ञापन केवल एक मांग पत्र नहीं बल्कि आगामी बातचीत और नेगोशिएशन का एजेंडा भी माना जा रहा है। विशेष रूप से जनवरी में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा
बैठक जैसी स्थिति बनती है तो संगठन चाहता है कि उसके पास स्पष्ट, लिखित और संयुक्त प्रस्ताव तैयार हों ताकि बातचीत केवल सामान्य दावों पर नहीं बल्कि ठोस बिंदुओं पर आगे बढ़े। इस ज्ञापन में एक बहुत अहम लाइन ऑफ थॉट सामने आती है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर्मचारियों के अलग अलग संघों और फेडरेशनों को एकजुट होकर साझा मुद्दों पर आवाज उठानी चाहिए। उनका मानना है कि जब सभी प्रमुख स्टेक होल्डर्स कॉमन मांगों के साथ सामने आते हैं तो बातचीत में असर बढ़ता है और निर्णय प्रक्रिया तेज हो सकती है। अब ज्ञापन के प्रमुख बिंदुओं को क्रमवार समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा वही है महंगाई भत्ता, महंगाई राहत कवर, वेतन पेंशन में विलय और 8वें वेतन आयोग के अंतिम क्रियान्वयन तक 10% अंतरिम राहत। इसमें संदेश साफ है, देरी हो सकती है लेकिन राहत उके नहीं। दूसरा बड़ा मुद्दा बोनस से जुड़ा है। संगठन ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना सीमा में संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से बोनस की गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा 7,000 रुपए प्रतिमाह के आधार पर चल रही है, जो अब बेहद पुरानी और अपर्याप्त है। जबकि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के बाद न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए निर्धारित किया गया, फिर भी बोनस की गणना सीमा उसी पुराने स्तर पर बनी रही। यहां संगठन की आपत्ति यह है कि बोनस को अक्सर डिलेड वेतन माना जाता है, यानी वह राशि जो कर्मचारियों को विभाग संस्था के वार्षिक प्रदर्शन और योगदान के आधार पर मिलती है। अगर न्यूनतम वेतन बढ़ चुका है तो बोनस की आहार सीमा पुराने स्तर पर रखना कर्मचारियों के साथ न्याय संगत नहीं है। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वास्तविक आय वृद्धि का फायदा बोनस में नहीं दिख रहा। संगठन ने इस संदर्भ में बोनस अधिनियम 1965 का हवाला भी दिया है। खासकर धारा 12 के संदर्भ में यह बात रखी गई है कि बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा को समयानुसार संशोधित किया जाना चाहिए। उनका जोर इस बात पर है कि जब न्यूनतम वेतन 18,000 हो चुका है तो बोनस गणना सीमा को भी उसी अनुरूप अपडेट किया जाए ताकि कर्मचारियों को वास्तविक और उचित लाभ मिल सके। और यह मुद्दा रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले नागरिक कर्मचारियों के संदर्भ में और भी संवेदनशील बताया गया है, क्योंकि इनमें आयुध डिपो, डीआरडीओ प्रयोगशालाएं, सशस्त्र बल मुख्यालय, विभिन्न रक्षा उत्पादन इकाइयां और सेना, नौसेना, वायुसेना से जुड़ी औद्योगिक व सपोर्ट संस्थाएं शामिल हैं। संगठन का तर्क है कि ये सभी संस्थाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और यहां कार्यरत नागरिक कर्मचारी लगातार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए उनके आर्थिक हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तीसरा बड़ा मुद्दा रक्षा मंत्रालय के अधीन विभागों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रिक्त पदों को भरने से उड़ा है। संगठन ने यह मांग रखी है कि लंबे समय से खाली पड़े पदों को तत्काल भरा जाए। रिक्त पदों के कारण काम का बोझ बढ़ता है, संचालन प्रभावित होता है और कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। साथ ही कौशल और विशेषज्ञता वाले पद अगर लंबे समय तक खाली रहे तो संस्थागत दक्षता भी गिरती है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया को तेज करना और रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरना संगठन की प्रमुख मांग ओ में शामिल है। चौथा मुद्दा अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित बताया गया है। संगठन ने संकेत दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े प्रावधानों में जो सीमाएं हैं, जैसे 5% की सीमा, उसके संदर्भ में भी उन्होंने बात उठाई है। अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को तत्काल सहारा देना होता है और जब नियम सीमा के कारण वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को समय पर मदद नहीं मिलती तो नीति का उद्देश्य कम और पड़ जाता है। इसलिए उन्होंने इस पर उचित समीक्षा और सुधारात्मक कदम की मांग रखी है। अब इन सभी बिंदुओं के पीछे एक व्यापक संदेश है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक इंटरिम अवधि में कर्मचारियों, पेंशनर्स को आर्थिक सुरक्षा मिले और प्रमुख प्रशासनिक कल्याणकारी मुद्दों पर भी साथ साथ कार्रवाई हो। एक और बात यहां ध्यान देने योग्य है, संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अगर समय लेती है तो भी एरियर का मसला बाद में निपट सकता है, लेकिन अंतरिम राहत और डीए-डीआर मर्जर जैसे कदम उठाकर सरकार यह भरोसा बना सकती है कि कर्मचारियों का नुकसान नहीं होगा।
इससे एक तरह का संतुलन बनता है, सरकार को समय की सुविधा और कर्मचारियों को तत्काल राहत। इसी चर्चा में अलग अलग स्टेक होल्डर्स का जिक्र भी आता है। बताया गया है कि जेसीएम स्टाफ साइड ने भी पिछले महीने एक बैठक की थी और अपना मेमोरेंडम तैयार किया था। इसका मतलब यह है कि कई मंचों पर समानांतर रूप से तैयारी चल रही और अलग अलग पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण और मांगे लिखित रूप में रख रहे हैं। हालांकि कई मुद्दे कॉमन हैं, जैसे डीए डीआर मर्जर, अंतरिम राहत और वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाना। अब यहां एक व्यवहारिक सवाल उठता है, क्या डीए डीआर को मर्ज करना कोई एहसान? संगठन का रुख यह है कि यह एहसान नहीं बल्कि एक नीति आधारित तर्कसंगत कदम है जो महंगाई की वास्तविकता और वेतन संरचना के संतुलन को देखते हुए होना चाहिए। साथ में 10% अंतरिम राहत को उन्होंने एक आवश्यक राहत की तरह प्रस्तुत किया है ताकि वर्तमान में महंगाई और जीवन यापन की लागत के बीच कर्मचारियों का जीवन स्तर प्रभावित न हो। उन्होंने यह भी इंगित किया है कि महंगाई केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह रोजमर्रा की जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, परिवार के स्वास्थ्य और सामान्य जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा विषय है। इसलिए अंतरिम राहत को लग्जरी या अनावश्यक मांग के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवहारिक आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए। एक व्यापक निष्कर्ष के तौर पर ज्ञापन में यह अनुरोध सामने आया है कि भारत सरकार बिना देरी के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देकर लागू करे ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक स्थिर, स्पष्ट और तर्कसंगत वेतन संरचना मिल सके। साथ ही जब तक अंतिम क्रियान्वयन नहीं होता तब तक डीए डीआर का विलय और 10% अंतरिम राहत जैसी व्यवस्था लागू की जाए। अब पूरी तस्वीर को समेट कर देखें तो यह मामला केवल एक मांग का नहीं है, यह एक रणनीतिक और चरणबद्ध प्रस्ताव है जिसमें 3 बातें एक साथ चलती हैं। पहली, 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारी और एजेंडा तय करना। दूसरी, अंतरिम अवधि में राहत सुनिश्चित करना, 10% अंतरिम राहत और डीआर मर्जर। तीसरी, लंबे समय से लंबित या असंतोष पैदा करने वाले मुद्दों पर कार्रवाई, बोनस सीमा, रिक्त पद, अनुकंपा नियुक्ति आदि। यदि आप इन अपडेट्स को नियमित रूप से फॉलो करते हैं और आगे भी ऐसे ही स्पष्ट, आसान और विस्तृत विश्लेषण चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जैसे ही नई जानकारी आए आप तक तुरंत पहुंच सके। आने वाले समय में ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि 1 जनवरी 2026 के आसपास डीए डीआर का स्तर क्या रहता है, 8। वेतन आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया किस दिशा में जाती है और सरकार अंतरिम राहत या विलय जैसे सुझावों पर क्या रुख अपनाती है। अलग अलग संगठनों के ज्ञापनों का दबाव, जेसीएम स्टाफ साइड की भूमिका और कर्मचारियों की एकजुटता, ये सब मिलकर तय करेंगे बातचीत कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। साथ ही बोनस की सीमा वाला विषय भी कई कर्मचारियों के लिए सीधा आर्थिक मुद्दा है, क्योंकि यदि गणना सीमा अपडेट होती है तो बोनस की वास्तविक राशि में सुधार की उम्मीद बनती है। रिक्त पदों की भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति जैसे मुद्दे प्रशासनिक होने के साथ साथ मानवीय और संस्थागत जरूरतों से भी जुड़े हैं। इसलिए इन बिंदुओं पर भी आगे चर्चा और निर्णय का दबाव बने रहने की संभावना है। अगर आप पहली बार इस तरह की जानकारी सुन रहे हैं या आपको यह विषय थोड़ा तकनीकी लग रहा है तो चिंता मत कीजिए। आने वाले दिनों जैसे जैसे आधिकारिक अपडेट्स और बैठकों की जानकारी सामने आएगी हम इसे और सरल भाषा में तोड़कर समझाते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। अब आप अपनी राय जरूर बताइए, क्या डीए डीआर को 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन पेंशन में मर्ज करना व्यावहारिक कदम होगा और क्या 10% अंतरिम राहत को सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए? आपके विचार जितने अधिक स्पष्ट होंगे चर्चा उतनी ही मजबूत होगी। वीडियो ऑडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी सही और व्यवस्थित जानकारी तक पहुंच सकें। धन्यवाद और अगली अपडेट में फिर मुलाकात होगी।